चैप्टर है हम लोग का CMA ग्रुप 1 का चैप्टर नंबर 2.1 क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी हम लोग 11 में पढ़ चुके थे और फाउंडेशन में भी सब पढ़ा हुआ है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी सामान अगर हम क्रेडिट में खरीदते हैं, बदले में अगर हमको बिल मिला, बदले में हमको अगर बिल मिलता है तो वो बिल क्या कहलाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। क्रेडिट में खरीदने के बाद हमको जो बिल मिला है, क्योंकि पैसा नहीं दिए उसको, अगर हम उसको पैसा नहीं दिए हैं तो वो सर्टेन समय हमको देगा, कुछ समय हमको देगा कि इतना दिन में आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। उस बिल को या उस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये किस पे लागू होता है, चेक पे लागू होता है, बिल पे लागू होता है, ठीक है ना। ये कंडीशंस, आगे चलते हैं। डेफिनेशन क्या है, एज पर लीगल टर्मोलॉजी वर्ड ऑफ नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल वन पर्सन टू अनदर। मतलब नेगोशिएबल का मतलब क्या बोल दिया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। The word of instrument means written document with the right to create the favor in the favor of some person. There was negotiable instrument means the document which entitled to person to certain sum of money which is the transferable from one person to another by delivery of the endorsement and delivery of accountant with the position of negotiable instrument 1881 में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब आया था, 1881 में। यहाँ कंडीशन से ये सिंपल सा बताया कि अगर हम किसी सामने वाले पर्सन को कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम में हम एक वर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम है नेगोशिएबल। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, बना करके बिल दे रहे हैं, ठीक है ना। इन फेवर है क्रेडिटेड टू फेवर ऑफ सम पर्सन, उस पर्सन के नाम पर पे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस डॉक्यूमेंट विच द इंटाइटल्ड टू पर्सन टू सर्टेन ऑफ मनी, मतलब उस डॉक्यूमेंट के बदले में सम सर्टेन ऑफ मनी मिलेगा। विच ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय द डिलीवरी, अगर आप गुड्स डिलीवर कर देते हैं तब वो पेमेंट आपको डिलीवर करना पड़ जाएगा। तो उस केस के लिए हम लोग को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या जरूरत पड़ा, इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ा। आगे कंडीशन है, according to the section number 13.1 a negotiable instrument means promissory note, bill of exchange and check payable either the order of bearer। जब आपको पेमेंट करने का कंडीशन आएगा तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस पे आएगा, प्रोमिसरी नोट पे बनता है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे बनता है, और किस पे बनेगा, चेक पे लागू होगा, ठीक है। नोट, नीचे नोट लिखा हुआ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 it is and the defined to amend the law relating to the promissory note, bill of exchange on the check। किस पे लगेगा, promissory note पे लगेगा, बिल पे लगेगा और चेक्स पे लगेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर सामान हम क्रेडिट पे खरीदते हैं तो उसके बदले आपको एक डॉक्यूमेंट क्लियर करना होता है जिसका नाम है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में क्या मेंशन रहेगा, मेंशन ये रहेगा कि आपको मेंशन ये रहेगा कि आप कितने दिन में पैसा वापस करिएगा, कितना पेमेंट करना है और किसको देना है, प्रोमिसरी नोट में ये मेंशन रहेगा, है ना, ठीक है। चलिए आते हैं डेफिनेशन ऑफ किसके बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिटर्न कंटेनिंग द अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो किसी कंडीशंस में नहीं होता, signed by the maker directing certain person to pay the certain sum of money only, order to the certain person with the bearer of the instrument, ठीक है। बाद में दो पर्सन है, सामने वाला पर्सन उसको क्या करेगा, बियरर करेगा, उस बिल के बदले में पैसा पेमेंट करेगा। पॉइंट नंबर 1 क्या बताता है, अ प्रोमिसरी ऑर्डर पे नॉट अ कंडीशनल, ये कंडीशनल नहीं होता। विथ between section and the section number 4 by the reason of the time and payment the amount of installment therefore the being expressed in the lapse and the certain period of the occurrence of the specific variant according to the ordinary
exceptions and making kind of certain happens. Times of the happening may be uncertain. अगर टाइम पार हो जाता है तब आप पे सेक्शंस वगैरह लगेगा. अगर टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं तो वो अनकंडीशनल रहेगा, जिसमें कंडीशन कुछ नहीं है. अगर टाइम लैप्स कर दिए बिल का तो उस पर क्या लगेगा, कंडीशन लगना स्टार्ट हो जाएगा. अगर लैप्स नहीं किए तो अनकंडीशनल रहेगा. नंबर पॉइंट 2, the sum payable may be certain within the meaning section and section 4, although the included features interest and payable indicate the rate of exchange according to the course of exchange, and although the instrument provided that the default payment of installment the balance unpaid it shall become due. अगर बैलेंस पेमेंट ड्यू रह जाता है तो आपका सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है. जब अनकंडीशनल रहेगा तो. अगर कंडीशन लगेगा, अगर आप पेमेंट के लिए फेल कर जाते हैं तो आपको बाद में इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट क्लियर करना होगा, पेमेंट देना होगा. ठीक है, समझ में आ गया था दो तक. नंबर 2 पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड वाला, द पर्सन हु टू whom the clear the direction given by the payment and the made may be certain person within the meaning of section number 4, although the misnamed and designed by the descriptions only. ठीक है, misnamed या designed by the क्या descriptions only, जैसा डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा उसकी कंडीशंस अकॉर्डिंग. देखिए, तो सबसे पहले ये जानते हैं, जब भी हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना होगा तो क्या करना होगा, हम लोग को कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है. वो कौन कौन सा एसेंशियल एलिमेंट्स है. पहला पॉइंट है, इट मस्ट बी रिटन होना चाहिए. मे बी अ लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, किसी में हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, और भी कोई लैंग्वेज में होना चाहिए, कोई भी लैंग्वेज में रिटन में होना चाहिए. एंड एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो. नंबर 2 पॉइंट क्या बोलता है, इट मस्ट बी ड्रॉन इन द पार्टिकुलर डेट, किसी पार्टिकुलर डेट पे बना होना चाहिए. देयर में द सर्टेन 3 पार्टीज, 3 बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होता है. एक क्या होता है, ड्रॉवर जो बिल बनाता है जिसको हम लोग मेकर बोलते हैं. ड्रॉवी जो बिल को पेमेंट करेगा या बिल को रिसीव करेगा, और एक पेई होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ड्रॉवी और पेई क्या होता है, दोनों एक ही होता है. लेकिन कभी कभी ड्रॉवी अलग होता है और पेई अलग होता है, पेई अलग होता है और ड्रॉवर अलग होता है. इस केस के लिए हम लोग को कितने पर्सन का जरूरत है, 3% का जरूरत है. मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग कितने पर्सन का जरूरत होता है, 3% का. ठीक है. नंबर 4 पॉइंट क्या बताता है, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर. बिल में जो बना हुआ है वो बिल कौन साइन करेगा, मेकर साइन करेगा, ड्रॉवर. नंबर 5 पॉइंट क्या बताता है, इट मस्ट बी कंटेन अ अनकंडीशनल एंड इम्परेटिव ऑर्डर पेज, है ना, अनकंडीशनल रहेगा. ठीक है ना, मतलब उसमें पेमेंट नहीं किए, सारी सिर्फ साइन करके दे दिया वो, है ना, आपको पेमेंट करना है कुछ समय के बाद, जितना समय आप मांगे उससे. नंबर 6 क्या है, द ऑर्डर टू पे मस्ट बी डायरेक्टेड टू सर्टेन पर्सन. किसका ऑर्डर होगा, सर्टेन पर्सन के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा. द ऑर्डर मस्ट बी पे द सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली. किसके लिए होगा, जो ऑर्डर पास होगा वो सिर्फ किसके लिए पास होगा, मनी देने के लिए, मनी पेमेंट करने के लिए ऑर्डर पास होगा. नंबर 8, इट मस्ट बी एक्कम्प्लाइज एंड प्रॉपर स्टैम्प एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ के अकॉर्डिंग. जो भी पेपर बनाए हैं उसमें साइन तो होगा ही, साथ साथ उस कंपनी का स्टैम्प या आपका जो भी कंपनी का फॉर्म का जो भी स्टैम्प है उसमें स्टैम्प आपको लगा कर देना होगा, तब वो एक्चुअल प्रूफ कहलाएगा कि हाँ आप उसको प्रॉपर बिल दिए थे. ठीक है. नेक्स्ट, अब आते हैं पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. कितने पार्टीज था, 3 पार्टीज था. तो ड्रॉवर किसको बोले, क्रेडिटर, लैंडर, सेलर. ही मे बी मेकर ऑफ द बिल साइंड बाय द सिग्नेचर टू द नेसेसरीज. ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज. ड्रॉवी किसको बोले, डेटर, लैंडी और परचेजर को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉवी बोले. डेटर है जो उधार लेकर गया है, लैंडी जिसको पेमेंट करना होगा, परचेजर जो परचेज करके गया ड्रॉवी केस में, और पेई जो पेमेंट करे, मे बी अ ड्रॉवर या अदर पार्टीज, मे बी अदर पार्टी से पेमेंट करे या डायरेक्ट ड्रॉवर को पेमेंट करे. क्लियर. ठीक है. नंबर नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. कितने टाइप का होता है बिल, कितने टाइप का होता है, डॉक्यूमेंट्री बिल होता है,
डिमांड बिल होता है, यूसेंस बिल्स होगा, इनलैंड बिल हो गया, क्लीन बिल हो गया, फॉरेन बिल हो गया, एकोमोडेशन बिल्स हो गया, ट्रेड बिल हो गया और सप्लाई बिल्स हो गया। ठीक है, इतना टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। डिफरेंसेस बिटवीन समझते हैं कि ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल्स में क्या डिफरेंसेस है। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड बिल्स में और एकोमोडेशन बिल्स में? These bills are drawn and facilitate the trade transaction, sales and purchases of goods. और accommodation bill जो है, these bills are drawn help to someone in the need and financial assist. Considerations क्या है? There is a definite consideration for the bill of acceptance. Bill of acceptance consideration यह है something of return, मतलब bill दिए हैं तो कुछ में return मारेंगे। ठीक है, दिस बिल है ड्रॉन विदाउट द कंसिडरेशन, इसमें कंसिडरेशन नहीं होता है। एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, ट्रेड बिल हैज टू बी क्रेडिट एक्सटेंशन, ट्रेड बिल में हम एक्सटेंशन दे सकते हैं, एकोमोडेशन बिल में नहीं दे सकते। प्रोसीड्स क्या है? व्हेन ट्रेड बिल आर डिस्काउंटेड, अगर ट्रेड बिल डिस्काउंटेड कर रहे हैं द प्रोसीड रिमेन द होल्डर्स। लेकिन एकोमोडेशन बिल्स में क्या होता है? दिस बिल हैज डिस्काउंटेड फ्रॉम द प्रोसीड्स मे बी शेयर्ड टू पार्टीज इन द एग्रीड रेशियो। ये एग्रीड रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? डिस्काउंटेड देंगे, दोनों जैसा रेशियो डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग। रिकवरी, इफ ट्रेड बिल इज डिसऑनर्ड, अगर डिसऑनर्ड हो जाता है द अमाउंट में बी रिकवर इजिली थ्रू द कोर्ट से आराम से वापस ले सकते हैं। लेकिन एकोमोडेशन बिल में क्या होता है? द केस ऑफ डिसऑनर्ड द बिल ड्रॉवी कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द ड्रॉवी के अगेंस्ट आप केस फाइल नहीं कर सकते। और यह ड्यू डेट किसको बोलते हैं? तो मैच्योरिटी क्या होता है? जैसे बिल बना मेरा 1/4/2020 को बिल बना, 3 महीना का समय दिया, तो 3 महीने के बाद समय कितना आ जाएगा मेरे पास में? 1/7/2020 को हमको पेमेंट करना है। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा मैच्योरिटी डेट। लेकिन ड्यू डेट किसको बोलेंगे? पेमेंट करना होगा उसके लिए आपको ग्रेस डेज देना होगा 3 दिन का, 3 दिन का ग्रेस डेज देंगे, तो ये 4/7/2020 का ये क्या हो जाएगा? मेरा मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट कहलाएगा। इस दिन में आपको फाइनल पेमेंट क्लियर करना है। ये 3 दिन का ग्रेस डेज कहाँ लिखा हुआ है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको कोई भी बिल में बने उसको 3 दिन का ग्रेस डेज आपको देना होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो ड्यू डेट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द मैच्योरिटी डेट इन केस ऑफ डिमांड बिल्स एंड साइड बिल एंड presentation bills. The bill of side become up for payment due as soon as is the presented for the payment. Number next, instrument payable is demand. No time to payment is the mention. उसमें time mention नहीं है. On such bill has to be not entitled to grace days. अगर इस टाइप का बिल है तो उसमें ग्रेस डेज हम लोग नहीं देंगे। कौन कहा था? डिमांड बिल, साइड बिल या प्रेजेंटेशन बिल्स में, उसमें ग्रेस डेज नहीं देते। मैच्योरिटी डेट इन केस ऑफ आफ्टर डेट। आफ्टर डेट होगा मतलब जिस दिन आप बिल बनाए जिस दिन आप बिल बनाए हैं, अगर उसके पास में सामने वाला पार्टी के पास में 10 दिन के बाद पहुंचा तो 10 दिन के बाद से वो काउंट करना स्टार्ट करेगा। द इन केस ऑफ बिल आफ्टर डेट द टाइम हिज पेमेंट इज मेंशन्ड, उसमें टाइम मेंशन किया रहेगा। देन दिस 3 days हैज ग्रेस डेज अलाउ सच बिल्स, उसमें 3 दिन का ग्रेस डेज अलाउ किया जाएगा। मैच्योरिटी डेट इन केस ऑफ आफ्टर साइड बिल्स, आफ्टर भी है और साइड भी है, आफ्टर है और साइड भी है। बिल आफ्टर साइड द पेबल एंड फिक्स पीरियड आफ्टर साइड द पीरियड बीइंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग अ बिल। पीरियड कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन बिल एक्सेप्टेड हुआ उस दिन से स्टार्ट होगा और उसी दिन से आपको ग्रेस डेज भी फिर मिलना स्टार्ट होगा। जैसे बिल बनाए 1/4/2020 को बनाए तो 10 दिन के बाद उसके पास पहुंचा, तो 10 तारीख को पहुंचा तो 10 दिन से वो काउंट होना स्टार्ट होगा और जिस दिन तक मैच्योरिटी डेट आएगा उस दिन तक आपको 3 दिन का ग्रेस डेज भी देना होगा। ठीक है। ग्रेस पीरियड किसको बोलते हैं? व्हेन द पीरियड ऑफ बिल इज गिवन इन द मंथ में गिवन होगा, देन दिस केस इज मैच्योरिटी डेट कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर मंथ इग्नोरिंग द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। उस टाइम में अगर हम नंबर ऑफ मंथ दिया रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ मंथ हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज छोड़ देंगे, सिर्फ मंथ काउंट करेंगे। 3 days विल बी ग्रेस पीरियड इन द एडेड, उसमें हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 3 days। एग्जाम्पल दिया इफ द बिल ऑफ 4/2022, ठीक है ना, 3 month का बिल बना तो आफ्टर डेट द मैच्योरिटी इज 4 अगस्त को बनेगा और 3 दिन का ग्रेस डेज इसमें जोड़ेंगे तो कितना दिन का पेमेंट करना होगा? 7 अगस्त को पेमेंट करना होगा। व्हेन द पीरियड ऑफ बिल इज ग्रेस
गिवन द पीरियड ऑफ बिल इज बी गिवन इन डेज, गिवन डेज में दिया रहेगा। तो पहले मैच्योरिटी डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द डेट, पहले डेट में कैलकुलेटेड करेंगे। दिस एक्सक्लूड दैट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बट इंक्लूड इन द डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट इंक्लूड कर करके इसमें 3 दिन का ग्रेस डेज दे देंगे। जैसे 5 जून को क्या बना, 5 जून को मेरा बिल बना, 65 डेज दिए, 65 डेज काउंट करेंगे तो मेरे पास आता है, देखिए 25 डेज आता है किसका, जून का, 31 डेज आता है जुलाई का, 9 डेज आता है अगस्त का, और इसमें 3 दिन का ग्रेस डेज ऐड किए हैं। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितना आ गया 12 अगस्त, इसमें 3 दिन ऐड करने के बाद। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी डेट 12 अगस्त क्या हो गया, मेरा मैच्योरिटी डेट हो गया। व्हेन मैच्योरिटी डेट इज फेल्स ऑन द नेशनल हॉलीडेज, अगर नेशनल हॉलीडेज आ गया है ना, रिपब्लिक डेट हो गया, तो बिफोर एक दिन पहले पेमेंट होगा। नेशनल हॉलीडेज आ गया है तो मैच्योरिटी डेट क्या होगा, प्रीसीडिंग बिजनेस डेज में हो जाएगा। प्रीसीडिंग मतलब बिफोर द मैच्योरिटी डेट पीरियड, मतलब 1 डे पहले आपको पेमेंट करना होगा। और जिस दिन आपको मैच्योरिटी, नेक्स्ट है व्हेन द मैच्योरिटी डेट हैज बीन डिक्लेयर एज अ इमरजेंसी हॉलीडेज, अगर इमरजेंसी हॉलीडेज आ जाता है तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, आफ्टर आपको 1 डे फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी, 1 डे आपको मिलेगा, क्योंकि इमरजेंसी है, आपको पता नहीं था इस दिन छुट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 24 जुलाई को, 25 जुलाई को क्या बना है, डिक्लेयर कर दें कि इमरजेंसी है, आपको उसी दिन पेमेंट करना था, तो पेमेंट आपको 26 जुलाई को अब करना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिल रिसीव एंड बिल पेबल, कंडीशंस क्या है, तो बिल रिसीवेबल किसको बोलते हैं, बिल पेबल किसको बोलते हैं, जो मेकर होता है वो क्या करेगा, बिल रिसीव करेगा। जो मेकर होगा, जैसे ड्रॉवर विल बी शोन इन द BR, है ना, बैलेंस शीट, और ड्रॉवे इन द शो इन द BP, इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, जो पेमेंट करेगा उसको BP, और जो पेमेंट रिसीव करेगा उसको BR। तो ड्रॉवर क्या है, मेकर, तो ड्रॉवर सेलर जो है वो क्या करेगा, BR रिसीव करेगा, और ड्रॉवी क्या करेगा, BP का पेमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, जनरल एंट्री समझना है, तो पहला जनरल एंट्रीज है, इफ द बिल इज रिसीव बाय X एंड Y आफ्टर द एक्सेप्टेंस, तो सबसे पहले बिल बना रहा है, तो पहले तो एंट्री बनना चाहिए था सेल्स और परचेज का, तो दिखाया नहीं, दैट बिल का बना रहा है, तो यहाँ पे लिखा है बिल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, बिल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, और Y के अकाउंट में क्या होगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बिल्स पेबल। ठीक है, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या है, बिल इज रिटेन इन द ड्यू डेट, ड्यू डेट में क्या है, रिटेन देना, तो देयर इज बीन नो एंट्री। ठीक है, इसमें क्या, इफ द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, अगर बैंक से डिस्काउंटेड करवाएं तो डिस्काउंट कौन कराएगा, ड्रॉवर कराएगा, ड्रॉई नहीं कराएगा, क्योंकि उसको तो पेमेंट करना है। तो बिल किसके पास रहेगा, ड्रॉवर के पास में, ड्रॉवर अपना बैंक में ले जाएगा, बैंक में कि भैया हमको पेमेंट करवाना है, इतना पेमेंट दीजिए, इतना दिन में मेरे पेमेंट आने वाला है, तो वो डिस्काउंट करेगा बैंक से, तो बैंक उसको डिस्काउंट देगा। जैसे 10,000 का बिल है तो 500 रुपया बैंक रख लेगा, और बाकी 9,500 का पेमेंट करवा करके उसको दे देगा। लेकिन ये किसके केस में होगा, ड्रॉवी के केस में, ड्रॉवर का केस में, ड्रॉवी के केस में देयर विल बी नो एंट्री। ड्रॉवी का पेमेंट करेगा, जिस दिन मैच्योरिटी डेट होगा उसी दिन पेमेंट करने आएगा वो। ठीक है, नंबर 4, इफ द बिल ऑफ इंडोज टू द जेड को इंडोज कर दिए, तो भेजा कौन, ड्रॉवर क्या कर दिया, अपना बिल किसी और को दे दिया, तो क्या हो जाएगा, जेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू बिल BR एंड डिस्काउंट रिसीव, कंडीशन आ जाएगा। अगर कंडीशन दिया है तो BR डिस्काउंटेड हुआ है, तो अगर डिस्काउंट नहीं होगा तो जेड अकाउंट डेबिट टू BR क्या हो जाएगा, BR, जेड अकाउंट डेबिट टू BR। अगर डिस्काउंट नहीं दिया है तो, और डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के नाम से चला जाएगा। ड्रॉवी के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगा। नंबर 5, इफ द बिल इज सेंड टू द बैंक टू फॉर कलेक्शन, बैंक में भेजे हैं कलेक्शन करवाने के लिए, तो सेंड किए हैं बैंक में कलेक्शन करने के लिए, तो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, ये कौन भेज रहा है, ड्रॉवर भेज रहा है, ड्रॉवी नहीं भेज रहा है, ड्रॉवी के अकाउंट में क्या होगा, एंट्री नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट 6 नंबर, इफ द बिल इज रिटायर्ड बिफोर द मैच्योरिटी, मतलब आपको बिल 3 महीने के लिए दिया है, 3 महीने में पेमेंट करने के लिए समय दिया, आप 3 महीने से पहले मतलब 2 ही महीने में पैसा पेमेंट कर दिए, तो उस टाइम में ड्रॉवर की तरफ से आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा, जिसको डिस्काउंट बोलते हैं, है ना। तो डिस्काउंट नहीं लिखना है आपको, रिबेट अलाउड मिलेगा। कौन देगा, ड्रॉवर देगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अलाउ अकाउंट डेबिट टू BR। ठीक है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीपी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव का नाम से 6 नंबर वाला में, ठीक है। उसके बाद बिल कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन का नाम से आएगा तो बिल कलेक्टेड के नाम से लिखेंगे लास्ट में एंट्रीज में, ठीक है, कलेक्ट करेंगे तब। नंबर 7 में क्या है, इफ द बिल इज क्या है, ऑनर्ड पेड बाय द ड्यू डेट एंड प्रीवियसली रिटर्न इन एक्स, है ना, तो पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट करने का डेट क्या है, जैसे यहाँ पे बिल बनाए थे नंबर 1 वाला में बिल बनाए थे, बिल बी क्या लिखा है, बी आर अकाउंट डेबिट टू क्या है, ड्रॉवर या वाई, है ना, ड्रॉवी या वाई का नाम से। अब पेमेंट करने आएगा तो पेमेंट करने का एंट्री क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर या बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक के का नाम से हम लोग पेमेंट करवा देंगे। आगे क्या है, 8 नंबर एंट्रीज, इफ द बिल इज ऑनर्ड पेड बाय द ड्यू डेट प्रीवियसली डिस्काउंटेड बाय द बैंक, है ना, तो डिस्काउंट पेमेंट करवाना, तो इसके अकाउंट में एंटर नहीं होगा, किसके अकाउंट में, ड्रॉवर के अकाउंट में एंटर नहीं होगा, किसके अकाउंट में एंट्री होगा, ड्रॉवी के, काहे कि ड्रॉवर तो डिस्काउंट करवा के तो ले गया है, तो ड्रॉवी पेमेंट करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश या तो बैंक अकाउंट। 9 नंबर एंट्री चले, 9 नंबर में क्या बोलता है, इफ द बिल इज ऑनर्ड पेड इन द ड्यू डेट पे पेमेंट कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन का नाम से, अब बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश का नाम से लिखेंगे ड्रॉवी के अकाउंट में। 10 नंबर एंट्री क्या है, इफ द बिल इज डिसऑनर्ड पेड ऑन द ड्यू डेट प्रीवियसली इंडोज टू द जेड को हम लोग क्या किए थे, इंडोज किए थे, तो जेड के अकाउंट में भी एंट्री नहीं, जेड रिसीव करेगा, एक्स के अकाउंट में तो एंट्री नहीं होगा, और एंट्री किसके अकाउंट में होगा, सिर्फ वाई के अकाउंट में, ड्रॉवी के अकाउंट में पेमेंट करने का एंट्री, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू क्या, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश का नाम से लिखेंगे। 11 नंबर एंट्री क्या होगा, इफ द बिल इज डिस्काउंटेड अनपेड ड्यू द ड्यू डेट प्रीवियसली रिटर्न इन एक्स, ठीक है ना, तो जब डिसऑनर्ड हो गया तो क्या करना होगा आपको, कैश के साथ में नोटिंग चार्ज देना होगा। देखिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट टू कैश, अब ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है क्या, नोटिंग चार्ज दे रहा है, कौन, ड्रॉवर अपना पॉकेट से दे रहा है नोटिंग चार्ज, तो ये पैसा किससे मांगेगा, ड्रॉवी से, ठीक है। बी आर बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ठीक है। 11 नंबर एंट्रीज में 12 नंबर एंट्रीज क्या है, इफ द बिल इज डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड अनपेड टू द ड्यू डेट, तो डिसऑनर्ड हो गया तो क्या करेंगे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डिस्काउंटिंग चार्ज, मतलब यही वाला एंट्रीज था, ठीक है ना, सेम एंट्रीज ऊपर वाला, बस उसमें एक्स का कंडीशन था, डिस्काउंटेड विद द बैंक था, ठीक है, तभी एंट्रीज क्या हो जाएगा, बाउंसिंग वाला एंट्रीज बनेगा। नंबर 18 वाला में क्या है, इफ द बिल इज डिसऑनर्ड अनपेड ड्यू द डेट प्रीवियसली सेंट ऑन द बैंक फॉर कलेक्शन, अगर ये भी डिसऑनर्ड हो जाता है तो फिर से वही एंट्री बनेगा, ध्यान से देखते चलिए, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू क्या, बिल फॉर कलेक्शन, और कैश अकाउंट मतलब किसका नाम से, नोटिंग चार्ज, और उसमें बिल्स पेबल, नोटिंग चार्ज और क्या, ड्रॉवर का नाम से वो चला जाएगा, ठीक है। 40 नंबर एग्जांपल क्या है, इफ द बिल इज डिस्काउंट क्या है, हाँ, डिसऑनर्ड अनपेड ड्यू डेट प्रीवियसली इंडोज बाय द जेड है, जेड को हम इंडोज कर दिए थे लेकिन पेमेंट नहीं किया वो, तो कौन पैसा भरेगा, इसका वाई भरेगा, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू जेड, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू जेड, और इसके अकाउंट में, ड्रॉवी के अकाउंट में क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल, नोटिंग चार्ज, और उसके बाद क्या लगेगा, ड्रॉवर के नाम से, एक्स के नाम से यहाँ पे एंट्री लिखेंगे, और जेड के अकाउंट में क्या लिखेगा, जेड रिटर्न कर देगा एक्स को, ठीक है। 15 नंबर, इफ द बिल इज रिन्यूड ऑन द ड्यू डेट, रिन्यूअल ऑफ बिल्स है, रिन्यू बन रहा है, नया बिल बन रहा है, क्यों, क्योंकि डेट पार हो गया है, आपको नया बिल बना करके दीजिए, ठीक है ना, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। 16 नंबर में, इस बिल इज रिन्यूड ऑन द ड्यू डेट पे रिन्यू करवा रहे हैं तो क्या करना होगा, इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करना होगा, आई इंटरेस्ट चार्ज ऑन द डिले ऑफ द पेमेंट, जो आप डिलेड कर रहे हैं 3 महीना का पेमेंट 4 महीना में क्लियर कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट आपको देना होगा, तो कौन देगा, ड्रॉवी किसको देगा, ड्रॉवर को, तो एक्स वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और ड्रॉवी किसके अकाउंट में लिखेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर के नाम से लिखेगा। 17 नंबर इंटरेस्ट क्या है, इफ द बिल इज रिन्यूड ऑन द ड्यू डेट द पार्ट पेमेंट इज मेड कैश, पार्ट पेमेंट किया है मतलब पूरा पैसा नहीं दिया है, थोड़ा सा पैसा दिया है, कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा रह गया, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, और ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और 18 नंबर क्या दिखा रहा है, इफ द बिल ऑफ रिन्यूड ऑन द ड्यू डेट फॉर द न्यू बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड द बिल रिसीवेबल इज ड्रॉवी, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ड्रॉवी अकाउंट एंड ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये क्या हो जाएगा मेरा
जब न्यू बिल बन रहा होगा उस टाइम में, जब पेमेंट न्यू बिल का रिसीव कर लेंगे तब तो बिल अकाउंट डेबिट टू रवि और बीआर अकाउंट डेबिट टू पेमेंट के नाम से ये चला जाएगा। ये एंटर समझ में आया? एंट्री में कोई दिक्कत?